हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में अपराध यानी कि क्राइम से रिलेटेड एमसीक्यूज को कराया जाएगा। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। समाजशास्त्र के नोट्स की बात की जाए तो ये नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। सभी परीक्षाओं के लिए ये सामान्य रूप से उपयोगी हैं। इसके अलावा राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का जीएस का प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जिसमें टोटल आपको 15 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, अपराध का कौन सा सिद्धांत सुखवाद पर आधारित है? यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं: शास्त्रीय सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत, प्रारूपवादी सिद्धांत और समाजशास्त्री सिद्धांत। राइट, यहाँ पर कौन सा विकल्प होगा? अपराध की बात की जाए, क्राइम, ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक। ये सभी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम अपराध किसे कहते हैं? सामाजिक नियमों या जब कानूनों की अवहेलना की जाती है तो इसे ही हम अपराध कहते हैं। सामाजिक नियमों प्लस कानूनों की अवहेलना, या कानूनों का उल्लंघन ही क्या कहलाता है? अपराध कहलाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा बात। इसके अलावा जो अपराध है ये सामाजिक विघटन का ही स्वरूप है। अपराध सामाजिक विघटन का स्वरूप है। यह एक सार्वभौमिक अवधारणा है या सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ये हमें हर समाज में देखने को मिलता है। कोई भी समाज ऐसा नहीं है जिस समाज में अपराध यानी कि क्राइम देखने को ना मिलता हो। मात्रा में अंतर होता है, किसी समाज में ज्यादा क्राइम हमें देखने को मिलेगा तो किसी समाज में हमें कम अपराध देखने को मिलेगा। और ध्यान रखिएगा, अपराध को परिभाषित दो तरीके से किया गया है। एक तो इसे एक सामाजिक, ठीक है, सामाजिक अवधारणा माना गया है, और एक जो कुछ विद्वान हैं उनके द्वारा इसे यानी कि क्राइम को कानूनी अवधारणा माना गया है। ठीक है, उन विद्वानों के द्वारा अपराध को कानूनी अवधारणा माना गया है। अब यहाँ पर अपराध का इनमें से कौन सा सिद्धांत है जो सुखवाद पर आधारित है? तो ये सिद्धांत शास्त्रीय सिद्धांत हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। शास्त्रीय सिद्धांतकारों का यह मानना था कि व्यक्ति अपराध आनंद के लिए करता है, सुख को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अपराध करता है। अब इस शास्त्रीय सिद्धांत के समर्थकों की बात की जाए तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि शास्त्रीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, ये जो शास्त्रीय सिद्धांत आप देख रहे हैं या प्रारूप है, समाजशास्त्री सिद्धांत है, ये सभी अपराध के कारण से संबंधित सिद्धांत दिए गए हैं। ठीक है, अपराध के कौन से कारण है इससे संबंधित ये सिद्धांत यहाँ पर दिए गए थे, जिसमें शास्त्रीय सिद्धांत जो दिया गया था वो बेकारिया के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर शास्त्रीय सिद्धांत के समर्थकों की बात की जाए, जो कुछ प्रमुख समर्थक हैं उनमें बेंथम का नाम आएगा। ठीक है, एक है फ्यूरबेक करके हैं। ये कुछ प्रमुख हैं। ठीक है, बेकारिया ने तो शास्त्र सिद्धांत दिया ही था, ये इसके जनक है। इसके अलावा समर्थक में बेंथम का नाम आता है। ठीक है, बेंथम का नाम आता है और फ्यूरबेक का नाम आता है, ये इसके प्रमुख समर्थक है। शास्त्रीय सिद्धांत सुखवाद पर आधारित है कि व्यक्ति आनंद के लिए अपराध करता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, जनजात अपराधी की अवधारणा किसने दी? सभी जानते हैं जनजात अपराधी की अवधारणा किसकी है? व्यक्ति जन्म से ही अपराधी होता है। जनजात जो अपराधी है वो एक सीखा हुआ व्यवहार नहीं है, बल्कि व्यक्ति जन्म से ही अपराधी होता है। इस तरीके का जो स्टेटमेंट है वो किसका है? लोम्ब्रोसो के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब लोम्ब्रोसो के बारे में
बात की जाए तो ये क्या है, लोम्ब्रोसो को क्या कहा जाता है, अपराध शास्त्र का जनक माना जाता है। ठीक है, अपराध शास्त्र का जनक है, अपराध शास्त्र के ये जनक है लोम्ब्रोसो। इनकी एक प्रमुख पुस्तक है द क्रिमिनल मैन के नाम से, द क्रिमिनल मैन के नाम से इनकी पुस्तक है। और इन्होंने अपराध के कारण से संबंधित जो इनका सिद्धांत है लोम्ब्रोसो का, ये प्रारूपवादी सिद्धांत है। ठीक है, प्रारूपवादी ये सिद्धांत है जिसमें इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि जन्मजात अपराधी की जो अवधारणा है, या व्यक्ति जन्मजात अपराधी, व्यक्ति जन्म से ही अपराधी होता है, इस तरीके का जो स्टेटमेंट है, कथन है, वो इन्होंने पूछा जाए किस सिद्धांत में दिया है, तो अपराध के कारण से संबंधित प्रारूपवादी जो सिद्धांत दिया था उसमें ही ये बात इनके द्वारा कही गई है। अब इस सिद्धांत के समर्थक कौन है, ये सिद्धांत है किसका, लोम्ब्रोसो का है। लेकिन इस सिद्धांत के समर्थकों के बारे में भी जानना जरूरी है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। गैरोफेलो, ठीक है, गैरोफेलो है एक प्रमुख, और इसके अलावा एनरिको फेरी के नाम से भी है एक। ठीक है, एनरिको फेरी, गैरोफेलो और एनरिको फेरी, ये आपको दो, ये प्रमुख इसके समर्थक है, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, इतना क्लियर। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न है, निम्न सिद्धांतकारों में से कौन अपराध के अध्ययन से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन है जो कि अपराध के अध्ययन से संबंधित नहीं है। यहाँ पर विकल्प है सदरलैंड एंड क्रेसी, इलियट एंड मैरिल, कोजर एंड रोजनबर्ग, या फिर उपयुक्त सभी। इनमें से कौन है जो कि अपराध के अध्ययन से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर कोजर एंड रोजनबर्ग होगा। ठीक है, कोजर एंड रोजनबर्ग होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, अपराध का नामकरण का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। एम यंग, हॉवर्ड बेकर, डेविड मार्ट्जा, सदरलैंड। यहाँ पर विकल्प है अपराध का नामकरण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो ये जो अपराध का नामकरण का सिद्धांत है, ये हॉवर्ड बेकर के द्वारा दिया गया है, ये याद रखिएगा, हॉवर्ड बेकर। यहाँ पर विकल्प बी है। ठीक है, और अगर बात की जाए, पूछा जाए सबसे पहले लेबलिंग थ्योरी ऑफ सोशल डेवियंस, सामाजिक विचलन से संबंधित नामकरण का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है, लेमर्ट के द्वारा दिया गया है। ठीक है, लेबलिंग थ्योरी ऑफ सोशल डेवियंस, सामाजिक विचलन से संबंधित नामकरण का सिद्धांत, सामाजिक विचलन का नामकरण सिद्धांत। ठीक है, सर्वप्रथम किसने दिया है, लेमर्ट ने दिया है। किस पुस्तक में दिया है, इनकी पुस्तक है सोशल पैथोलॉजी के नाम से है इनकी पुस्तक, और ये 1951 में आती है। इसमें इन्होंने बात की है, सामाजिक विचलन का नामकरण का सिद्धांत दिया है लेमर्ट ने, और विचलन के दो प्रकार भी बताते हैं। ठीक है, विचलन के जो प्रकार बताए हैं लेमर्ट ने, ये दो प्रकार बताए हैं। एक तो प्राथमिक विचलन है, ठीक है, प्राथमिक विचलन, और दूसरा हो जाएगा द्वितीयक विचलन। दूसरा क्या हो जाएगा, द्वितीयक विचलन हो जाएगा। ये दो प्रकार किसने बताए हैं, लेमर्ट ने बताए हैं। सबसे पहले सामाजिक विचलन का नामकरण का सिद्धांत लेमर्ट द्वारा दिया गया है। यहाँ पर अपराध का नामकरण का सिद्धांत पूछा जा रहा है, तो ये हॉवर्ड बेकर के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर विकल्प बी होगा सही। चलिए, अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मानक बाल अपराध एवं प्रौढ़ अपराध में अंतर प्रदर्शित करता है। आयु, लिंग, अपराध की प्रकृति, आर्थिक हानि यहाँ पर विकल्प में दिए गए हैं। यहाँ पर सही होगा आयु और अपराध की प्रकृति, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, किस उद्योग पर और कहां सदरलैंड ने श्वेत वसन अपराध संबंधी अध्ययन किया था। यूके में वस्त्र उद्योग, जर्मनी उद्योग, यूएसए में मांस उद्योग, अफ्रीका में कोयला खदानों पर। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा यूएसए में मांस उद्योग, यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, सदरलैंड का एक सिद्धांत है, अपराध के जो कारण से संबंधित सिद्धांत दिया गया था, सदरलैंड के द्वारा दिया गया था विभेदक सहचर का सिद्धांत। ठीक है, विभेदक सहचर सिद्धांत है, ये सदरलैंड के द्वारा दिया गया था। और ये सिद्धांत प्रश्न बनता है या डायरेक्टली इनकी पुस्तक भी पूछी जाती है, तो प्रिंसिपल्स
ऑफ क्रिमिनोलॉजी है। ठीक है, इस पुस्तक में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया है, विभेदक साचर का सिद्धांत, और इन्होंने लोम्ब्रोसो की बात का खंडन भी किया था कि व्यक्ति जन्म से अपराधी नहीं होता है, बल्कि इनके द्वारा ये बात कही गई थी कि अपराध सीखा हुआ व्यवहार है। अपराध सीखा हुआ व्यवहार है, ये किसका कहना है इस तरीके से पूछा जाए तो ये याद रखिएगा, सदरलैंड के द्वारा ये बात कही गई है कि अपराध सीखा हुआ व्यवहार है। इन्होंने कहा था कि व्यक्ति विभिन्न लोगों के संपर्क में आकर ही आपराधिक गतिविधियों को सीखता है, जिसके कारण वह व्यवहार करता है, या कानून विरोधी कार्यों को व्यक्ति सीखता है विभिन्न लोगों के संपर्क में आकर, जिससे कि वह आगे जाकर अपराध करता है। और विभेदक साचर के सिद्धांत को, सदरलैंड के द्वारा जो ये विभेदक साचर का सिद्धांत दिया गया है, इसे संस्कृति संचरण, याद रखिएगा, संस्कृति संचरण ये बताया जा चुका है आपको, संस्कृति संचरण या फिर उप संस्कृति सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये अपराध से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। अपराध से संबंधित संस्कृति संचरण का सिद्धांत किसने दिया? सदरलैंड ने। अपराध से संबंधित उप संस्कृति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? सदरलैंड। किसके सिद्धांत को संस्कृति संचरण या उप संस्कृति के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? सदरलैंड के विभेदक साचर के सिद्धांत को जाना जाता है इस नाम से। ठीक है, इस तरीके से कुछ प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसे याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, अपराध के मैक्रो समाजशास्त्र सिद्धांत के अंतर्गत निम्न में से कौन सा सिद्धांत आता है? विसंगति सिद्धांत, भेदक सामाजिक संगठन सिद्धांत, उप संस्कृति सिद्धांत, या फिर उपयुक्त? यहाँ पर सभी सही होगा, यहाँ पर ये सभी सही हो जाएगा, विकल्प डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, समाजशास्त्र सिद्धांत का केंद्रीय विचार यह है कि अपराधी व्यवहार उसी प्रक्रिया का फल है जिसका कि अन्य सामाजिक व्यवहार। यह कथन किससे संबंधित है? यहाँ पर विकल्प में रेकलस, कोहेन, एमजे सेतना, सदरलैंड यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपराधी व्यवहार उसी प्रक्रिया का फल है जिसका कि अन्य सामाजिक व्यवहार, ये कहना किसका है? सदरलैंड का कहना है। यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा। और सदरलैंड याद रखिएगा आधुनिक अपराध शास्त्र के जनक है। ठीक है, आधुनिक अपराध शास्त्र के जनक कौन है इस तरीके से पूछा जाए तो सदरलैंड को आपको टिक करना होगा। आधुनिक अपराध शास्त्र के जनक सदरलैंड है, और इनके द्वारा ये बात कही गई थी कि जो अपराध है वो एक सीखा हुआ व्यवहार है। व्यक्ति जन्म से ही अपराधी नहीं होता है। लोम्ब्रोसो की इस बात का खंडन करते हुए उन्होंने ये बात कही थी। और इसके अलावा सफेद पोश अपराध, ठीक है, सफेद पोश अपराध की अवधारणा या श्वेत वसन अपराध की अवधारणा सदरलैंड के द्वारा दी गई है। ये कॉन्सेप्ट भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। व्हाइट कॉलर क्राइम का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? तो सदरलैंड के द्वारा दिया गया है। इसमें क्या होता है? उच्च परिस्थिति प्राप्त व्यक्ति के द्वारा जब कोई कानून विरोधी कार्य किया जाता है तो वह श्वेत वसन अपराध या सफेद पोश अपराध, या जिसे हम व्हाइट कॉलर क्राइम कहते हैं, उसे इस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्न में से किसने आकस्मिक एवं दीर्घकालिक अपराधी को दो भागों में विभाजित किया है? यहाँ पर विकल्प में है अलेक्जेंडर एंड स्टॉफ, बोंगर, सदरलैंड, किंग्सले डेविस, यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सही यहाँ पर हो जाएगा अलेक्जेंडर एंड स्टॉफ हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अलेक्जेंडर एंड स्टॉफ हो जाएगा। इन्होंने आकस्मिक और दीर्घकालिक अपराधी की बात की थी, और दीर्घकालिक अपराधी में भी इसके भी 3 उप समूह बताए हैं। ठीक है, 3 उप समूह, या कह ले आप कि 3 इसके सब प्रकार इन्होंने बताए हैं। एक तो पहला इन्होंने बताया है सामान्य, नॉर्मल। दूसरा इन्होंने बताया था तंत्रिका में पीड़ित, तंत्रिका में पीड़ित हो जाएगा दूसरा। और तीसरा इन्होंने बताया था शारीरिक विकृत। ये 3 उप समूह है दीर्घकालिक अपराधी के। अलेक्जेंडर एंड स्टॉफ यहाँ पर ऑप्शन ए होगा सही। प्रश्न है, बोंगर ने अपराध की प्रकृति के आधार पर अपराधों को कितनी श्रेणियों में बांटा है? 4, 5, 6, 7 यहाँ पर ऑप्शंस हैं। बोंगर ने अपराध की प्रकृति के आधार पर अपराधों को कितनी श्रेणियों में बांटा?
या फिर इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बोंगर के द्वारा अपराध के जो प्रकार बताए गए हैं ये किस आधार पर बताए गए हैं। तो याद रखिएगा, अपराध की प्रकृति के आधार पर बोंगर ने अपराध की कितने प्रकार बताए थे, कितने प्रकार बताए थे, 4 बताए थे। ठीक है, 4 बताए थे। अब ये 4 कौन कौन से हैं, 4 कौन कौन से हैं ये याद रखिएगा। तो पहला तो इनका है आर्थिक अपराध, आर्थिक अपराध है। ठीक है, दूसरा हो जाएगा इनका राजनीतिक अपराध, आर्थिक अपराध है, राजनीतिक अपराध है। तीसरा हो जाएगा यौन अपराध, चौथा हो जाएगा विविध अपराध। ठीक है, विविध अपराध हो जाएगा। ये 4 हैं और विविध में जो प्रतिशोध की भावना से किया जाता है ना, प्रतिशोध की भावना से प्रेरित जो अपराध है वो इसमें आ जाएंगे विविध अपराध में। तो ये 4 प्रकार अपराध के बोंगर के द्वारा बताए गए हैं। आगे देखते हैं, प्रश्न है अपराध अपरिहार्य एवं सामाजिक जीवन का एक समान पहलू है, यह विचार किसने व्यक्त किया। दुर्खीम, स्पेंसर, मेंडल, लोम्ब्रोसो। यहाँ पर ऑप्शंस है अपराध अपरिहार्य एवं सामाजिक जीवन का एक समान पहलू है, किसका कहना है, दुर्खीम का कहना है। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, विकल्प ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है किसने कहा है कि अपराध वह क्रिया है जिसे राज्य ने सामूहिक कल्याण के लिए हानिकारक घोषित किया है और जिसके कर्ता को दंडित करने की शक्ति राज्य में है। विकल्प में है लैंडिस एंड लैंडिस, गैरोफेलो, इलियट एंड मैरेल, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। अपराध एक ऐसी क्रिया है जिसे राज्य ने सामूहिक कल्याण के लिए हानिकारक घोषित किया है और जिसके कर्ता यानी जिसके करने वाले को दंडित करने की जो शक्ति है वो राज्य में निहित होती है, राज्य के पास होती है। और ये कहना लैंडिस एंड लैंडिस का है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। गैरोफेलो किसके अंतर्गत आएंगे, ठीक है, गैरोफेलो ये किस में आएंगे, प्रारूपवादी सिद्धांत में आएंगे। ठीक है, प्रारूपवादी जो अपराध के कारण से संबंधित सिद्धांत दिया गया था, प्रारूपवादी सिद्धांत, जिसमें प्रमुख कौन थे, लोम्ब्रोसो थे। याद आ रहा है आपको, इनका कहना था कि अपराधी जन्मजात होते हैं। तो इसके समर्थक कौन है, प्रारूपवादी सिद्धांत के गैरोफेलो इसके समर्थक है, ये याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अपराध के विभेदक साहचर्य सिद्धांत का निरूपण किसने किया था, कोहेन, क्लोवर्ट, ओलेन, सदरलैंड, बेकर। यहाँ पर ऑप्शंस है अपराध का विभेदक साहचर्य का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, अपराध का विभेदक साहचर्य का सिद्धांत सदरलैंड के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोहेन ने जो अपराध से संबंधित सिद्धांत दिया था, इनके सिद्धांत को मूल्य, यह भी आपको बताया गया है इससे पहले वाली भी क्लासेस में, मूल्य अभिमुखीकरण या विचलित उपसंस्कृति का सिद्धांत। ठीक है, विचलित उपसंस्कृति का सिद्धांत ये कोहेन का है। अपराध से संबंधित मूल्य अभिमुखीकरण या विचलित उपसंस्कृति का सिद्धांत कोहेन के द्वारा दिया गया है। एंड क्लोवर्ट, ओलेन की बात करें तो इन्होंने विभिन्न अवसर का सिद्धांत दिया है। ठीक है, विभिन्न अवसर का सिद्धांत दिया है, विभिन्न अवसर का सिद्धांत दिया अपराध से संबंधित क्लोवर्ट एंड ओलेन ने दिया है। ठीक है, और हॉवर्ड जो बेकर है, इन्होंने अपराध से संबंधित नामकरण का सिद्धांत दिया था, नामकरण का सिद्धांत, लेबलिंग थ्योरी। ठीक है, अपराध से संबंधित दिया गया था। और सबसे पहले लेबलिंग थ्योरी किसने दी थी, लेमोट ने दी थी। याद आ रहा होगा आपको, भी बताया गया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है किसके अनुसार स्थितिजन्य एवं सुव्यवस्थित अपराधों का वर्गीकरण किया गया है। वॉल्टन, गिब्बन्स, बोंगर, लेमट। यहाँ पर ऑप्शंस है स्थितिजन्य एवं सुव्यवस्थित अपराधों का वर्गीकरण किसने किया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्थितिजन्य एवं सुव्यवस्थित अपराधों का जो वर्गीकरण है ये लेमर्ट के द्वारा किया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेमर्ट है और लेमर्ट की जो पुस्तक है सोशल पैथोलॉजी के नाम से इनकी एक पुस्तक है
और ये कब आती है? 1951 में आती है, 1951 में पुस्तक आती है। और इस पुस्तक में इन्होंने विचलन की जब बात की थी, सामाजिक विचलन के, तो दो प्रकार बताए थे। ठीक है, विचलन के दो प्रकार बताए थे, प्राथमिक विचलन बताया था और दूसरा द्वितीयक विचलन बताया था। प्राथमिक विचलन और द्वितीयक विचलन, ये दो प्रकार बताए गए हैं लेमर्ट के द्वारा। सोशल पैथोलॉजी इनकी पुस्तक है। यहाँ पर लेमर्ट ऑप्शन डी राइट होगा। स्थितिजन्य एवं सुव्यवस्थित अपराध की बात लेमर्ट के द्वारा की गई है। आगे देखते हैं, प्रश्न है निम्न में से कौन सा कारक बाल अपराध का कारण है? विच्छिन्न परिवार, शिक्षा, व्यक्तित्व, संस्कृति। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। कौन सा कारक है जो कि बाल अपराध का कारण माना गया है? तो यहाँ पर क्या होगा? विच्छिन्न परिवार होगा या विघटित परिवार होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाल अपराध की बात की जाए, ठीक है, बाल अपराध से संबंधित जो कुछ सिद्धांत इंपॉर्टेंट दिए गए हैं उनके बारे में यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, इसे ध्यान से सुनिएगा। एक का नाम है फ्रेडरिक थ्रेसर। ठीक है, फ्रेडरिक थ्रेसर नाम है इनका, और इन्होंने बाल अपराध से संबंधित गिरोह सिद्धांत दिया था। बाल अपराध से संबंधित गिरोह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? फ्रेडरिक थ्रेसर के द्वारा दिया गया है। इसके अलावा एक नाम है डेविड माटजा का। डेविड माटजा का है और इन्होंने अपराध का ड्राफ्ट सिद्धांत दिया है। ठीक है, अपराध का ड्राफ्ट सिद्धांत किसका है? डेविड माटजा का है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और बाल अपराध 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के द्वारा जो अपराध किया जाता है वो बाल अपराध की श्रेणी में आता है। 7 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष तक। ठीक है, ये है 18 अधिकतम है और जो न्यूनतम है वो 7 वर्ष से अधिक बताई गई है। ठीक है, तो यहाँ पर विघटित परिवार होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, एक वयस्क अपराधी और बाल अपराधी में भेद करने का आधार क्या है? बड़ा अपराध, दुराचरण, आयु या फिर छोटा अपराध? तो बाल अपराधी और एक वयस्क अपराधी में जो अंतर करने का आधार है वो एज होता है, आयु है यहाँ पर। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, आकस्मिक अपराधी वह है जो, ऑप्शन देखिए, पहली बार अपराध करता है, अवसर मिलने पर कभी कभी अपराध करता है, अपराध करने का आदी होता है, सफेद पोश अपराध करता है। तो आकस्मिक अपराधी किसे कहा जाएगा? जो अवसर मिलने पर कभी कभी अपराध करता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और आकस्मिक अपराधी की बात किसने की थी? आकस्मिक अपराध की बात किसने की थी? लोम्ब्रोसो ने की थी। ठीक है, लोम्ब्रोसो ने आकस्मिक अपराध की बात की थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, एक 4 वर्ष के लड़के ने अपने चचेरे भाई पर चाकू से वार किया, बालक की यह क्रिया कहलाएगी। यहाँ पर विकल्प है अपराध, बाल अपराध, श्वेतवसन अपराध या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इनमें से कोई भी नहीं होगा, क्योंकि न्यूनतम आयु जो बाल अपराध की है वो कितनी बताई गई है? 7 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष तक। ठीक है, ये एज बताई गई है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, एक बालिका अपराधी की अधिकतम आयु सीमा क्या होती है? 16 वर्ष, 18 वर्ष, 19 या फिर 21 वर्ष? तो यहाँ पर क्या होगा? बालिका की पूछी जा रही है, तो यहाँ पर 18 वर्ष होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, कथन और कारण है। कथन है, गंदी बस्तियां बाल अपराध के लिए उत्तरदायी है। कारण, गंदी बस्तियां ना होती तो बाल अपराध भी ना होते। यहाँ पर सही होगा। कथन तो सही है कि गंदी बस्तियां बाल अपराध के लिए उत्तरदायी है, लेकिन जो कारण है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कथन है, देखिए, अपराध देश में प्रचलित कानून का उल्लंघन है जिसके लिए दंड की व्यवस्था होती है। कारण, यदि कानून नष्ट व समाप्त कर दिए जाए तो अपराध नहीं होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? पहला तो जो कथन है कि अपराध देश में प्रचलित कानूनों का उल्लंघन है जिसके लिए दंड का प्रावधान होता है, ये तो सही है, लेकिन अगर कानून को खत्म कर दिया जाए तो अपराध नहीं होगा, ये यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। तो सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, यह किसने कहा है कि अपराधी जन्मजात होते हैं? तो यह कहना किसका है? लोम्ब्रोसो का कहना है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, और यहाँ पर वॉल्टर रेकलेस का नाम आप देख रहे हैं, ये इनका इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अपराध से संबंधित आत्मधारणा और नियंत्रण का सिद्धांत दिया था। ठीक है, अपराध से संबंधित आत्मधारणा व नियंत्रण का सिद्धांत इनका दिया गया है।
वॉल्टर रेकलस के द्वारा, ठीक है। अपराध का कारण इन्होंने किसको माना है? रेकलस ने अपराध का कारण किसे माना है? रेकलस ने आत्मधारणा को माना है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसके अनुसार अपराध वह क्रिया है जिसके द्वारा कानून का उल्लंघन होता है? बर्न्स एंड टीटर्स, मावरर, वेस्टरमार्क, बेकारिया। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। अपराध वह क्रिया है जिसके द्वारा कानून का उल्लंघन होता है, ये किसका कहना है? मावरर का कहना है। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। विकल्प बी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, यह किसका तर्क है कि सामाजिक नियमों से विचलन अपराध है? अब देखिए यहाँ पर सामाजिक नियमों से पूछा जा रहा है। इनमें से कौन है जिन्होंने अपराध की सामाजिक अपराध की अवधारणा को सामाजिक माना या अपराध को सामाजिक अवधारणा माना है और इस तरीके से परिभाषित किया कि सामाजिक नियमों से विचलन अपराध कहलाता है? कोहेन, बर्गस, क्लीनॉट, लेमर्ट। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सामाजिक नियमों से विचलन अपराध है, यह कहना किसका है? क्लीनॉट का है। यहाँ पर सी होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, संपूर्णानंद आश्रम निम्न में से किससे संबंधित है? ब्रोस्टल स्कूल, ओपन जेल, बंद जेल, प्रतिप्रेक्षण गृह। यहाँ पर ऑप्शंस है। संपूर्णानंद आश्रम इनमें से किससे संबंधित है? ओपन जेल से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यूपी में बात की जाए, उत्तर प्रदेश में, तो सबसे पहले बनारस में चंद्रप्रभा नदी के समीप, ठीक है। बनारस में ये इंपॉर्टेंट है, नदी का नाम याद रखिएगा। चंद्रप्रभा नदी के पास ही बांध बनाने के लिए जो खुली जेल है, ओपन जेल है, उसका निर्माण किया गया था। ओपन जेल से संबंधित कौन है या खुली जेल से संबंधित कौन है? संपूर्णानंद है, ये याद रखिएगा। या ठीक है, संपूर्णानंद आश्रम इस तरीके से पूछा जाए तो ये याद रखिएगा, ओपन जेल से रिलेटेड है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य निम्न के माध्यम से अपराध को रोकना तथा नियंत्रित करना है। विकल्प में यहाँ पर जनता, पुलिस एवं जनता और सेना यहाँ पर दिए गए हैं। सही क्या होगा? सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य निम्न के माध्यम से अपराध को रोकना तथा नियंत्रित करना है। तो यहाँ पर क्या होगा? पुलिस और जनता, ये दोनों ही हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, उस स्थिति को चिन्हित कीजिए जिसके अंतर्गत परिवीक्षा का नियम लागू होता है। ऑप्शंस हैं, जमानत पर रिहा किए गए अपराधी के लिए, उस कैदी के लिए जिसे उसके निवेदन पर उसकी मां की अंत्येष्टि में शामिल होने की अनुमति दी गई है, मृत्युदंड के दंडित अपराधी की अंतिम इच्छा के लिए, या फिर कारावास के दौरान अच्छे आचरण के लिए रिहा किए गए कैदी के लिए। परिवीक्षा का नियम किस पर लागू होता है? क्या है सही यहाँ पर? ऑप्शन ए, जमानत पर रिहा किए गए अपराधी के लिए। यहाँ पर विकल्प ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, गोडार्ड के अनुसार निम्न में से कौन बाल अपराध का सर्वप्रमुख कारण है? अनैतिक गृह, मानसिक दुर्बलता, खराब आर्थिक स्थिति, नगरीकरण। यहाँ पर विकल्प है। गोडार्ड के अनुसार निम्न में से कौन बाल अपराध का सर्वप्रमुख कारण है? तो सही यहाँ पर क्या होगा? मानसिक दुर्बलता होगा, ठीक है, मानसिक दुर्बलता होगा। विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, न केवल अपराध बल्कि विचलन प्लस अपराध, ठीक है, विचलन प्लस अपराध का कारण इन्होंने मानसिक दुर्बलता या मंद बुद्धि इस तरीके से पूछा जाता है। किसने माना है? गोडार्ड ने माना है, हेनरी गोडार्ड ने। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर प्रश्न है, यदि किसी अपराधी को कुछ समय जेल की सजा काटने के बाद सदाचरण के आधार पर कुछ शर्तों पर जेल से मुक्त कर दिया जाता है तो इसे कहा जाता है प्रोबेशन, पैरोल, रिमांड होम, आफ्टर केयर इंस्टीट्यूट। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सही यहाँ पर विकल्प होगा पैरोल होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। आखिरी प्रश्न है, इनमें से क्या बाल अपराध का कारण नहीं है? कौन सा बाल अपराध का कारण नहीं है? टूटे परिवार, भावात्मक अस्थिरता, मानसिक दुर्बलता, सही समाजीकरण। यहाँ पर विकल्प है। तो बाल अपराध का कारण नहीं है यह पूछा जा रहा है।
तो कौन सा हो जाएगा, सही समाजीकरण हो जाएगा, विकल्प डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।